Abhishek Pandey. I'm basically belonging from Mainpuri, Uttar Pradesh. I've completed my MBBS from Moscow University and MD from AIMS Delhi. I've worked as a SR till from 2014 to 2021 in AIMS as itself. Then I have shifted to my hometown from 22, and still the practice is going on. So that's my whole brief sort of. So our topic is identifying and managing laryngophageal reflux. Laryngophageal reflux की पहचान और प्रबंधन. Laryngophageal phageal reflux रोग में पेट की सामग्री भोजन नली के में वापस आ जाती है. Laryngophageal reflux का एक विशेष रूप है जिसमें पेट का अम्ल वापस भोजन नली में आता है और गले या श्वास नली में फैल जाता है या स्वरयंत्र में जलन और यहाँ तक कि क्षति का कारण बन सकता है. कुछ मामले में लैरिंगोफेजियल रिफ्लक्स को साइलेंस रिफ्लक्स भी कहा जा सकता है क्योंकि यह स्वरयंत्र को नुकसान पहुंचाता है बिना किसी क्षण के. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए जो जीआरडी है ना, उसमें होता क्या है ना कि रिफ्लक्स बार बार पेशेंट को आता रहता है. सबसे बड़ा इसका एक कॉज हमने देखा है, मतलब आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें लोग हैं जो फूड घर में भी खा रहे हैं तो वो भी ज्यादातर हम लोग पसंद करते हैं कि बहुत फास्ट फूड हो, घर में तला हुआ खाते हैं तो उसकी वजह से. और फिर खाते ही टाइमिंग का इशू है कि शेड्यूल हमारा इतना खराब है कि डेली लेट नाइट खाया, लेट आवर्स में, उसके बाद हम सीधा बेड पे सो गए. तो होता क्या है ना कि वो खाना पचने का टाइमिंग जो है ना वो 3 से 4 घंटे का होता है और उसके बाद आपका खाना स्टमक से सीधा इंटेस्टाइन में चला जाता है. तो वो हम टाइमिंग दे ही नहीं रहे हैं खाने पर, वो सीधा पेट में गया और हम सीधे बेड पे हो गए. तो बेड पे जाने के बाद वो और स्लो प्रोसेस हो जाती है. तो जबकि और यही कारण है जीआरडी का. इसका मेजर कॉज एक होगा क्या कि अब बार बार रिफ्लक्स होने से क्या होता है ना कि जो हमारी फूड पाइप है वो ये सोचती है कि यार ये बार बार रिफ्लक्स ऊपर आ रहा है ऊपर आ रहा है. तो कहीं ना कहीं जो हमारा फूड पाइप है वो ये सोचता है कि यार स्टमक तो बचा हुआ है एसिड से, क्यों ना मैं भी ऐसा करूं काम कि मैं भी अपनी जो वॉल है उसको मैं स्टमक की शेप में ले आऊं. तो होता क्या है ना कि ये बार बार रिफ्लक्स होने की वजह से हम तो ये सोचते हैं कि ठीक है यार बर्पिंग ये जो है रिफ्लक्स ही तो है, वो चला जाएगा, पानी ज्यादा पियो, एंटासिड ले लो. बट इशू क्या है ना कि बॉडी खुद में मॉडिफिकेशन करती है. फिर क्या करती है ना कि जो हमारे स्टमक की वॉल है उसकी शेप ले लेती है ईसोफेगियल वॉल. तो उसमें क्या होता है ना कि फूड पाइप की जब चेंजिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब हमारी स्टमक की जो सेल्स हैं वो कन्वर्ट होती है ईसोफेगियल सेल में, दैट इज कॉल्ड कैंसर. तो ये एक मेजर कॉज है जीआरडी का. कि रिफ्लक्स जिनको बहुत ज्यादा है वो इसको एक अलार्मिंग साइन समझे कि ये कभी भी कन्वर्ट हो सकता है ईसोफेगियल कैंसर. तो एक ये ड्रॉबैक है जो हम लोगों को सोचना चाहिए. खाना जल्दी खाना शुरू करना चाहिए, लेट आवर्स में खाएंगे तो ये बहुत बड़ा कॉज है. और आज की डेट में ईसोफेगियल कैंसर के जो केसेस हैं वो इसी वजह से और बढ़ रहे हैं. अब इसके लक्षण क्या है? यदि आपको लगता है कि आपकी आवाज बदल रही है, वह खराश या खुरदरी हो रही है, आपको निगलने में कठिनाई हो रही है, आप आप अक्सर खांसते रहते हैं या आपको ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, तो ये भी संकेत है. मतलब वही है कि आपको जब जब भी ये प्रॉब्लम आना शुरू होगा तो ये क्यों आवाज चेंज हो रही है, क्यों अटकना शुरू हो रहा है, कि आप हमारी जो जो ईसोफेगियल वॉल है वो अपने आप को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रही है स्टमक की सेल्स में. तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फिर सेल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वॉल भी छोटी हो जाती है, रास्ता छोटा होने लग जाता है. और ऑटोमेटिकली जब रास्ता छोटा होता है तो हमें खाना अटकेगा, जो सॉलिड फूड होगा अटकेगा, लिक्विड फूड होगा वो इजिली चला जाएगा, सॉलिड का अटकना शुरू हो जाएगा. तो
जिसको हम बोलते हैं डिस्फेगिया फॉर सॉलिड्स। तो जब डिस्फेगिया फॉर सॉलिड्स स्टार्ट हो जाए तो फिर हमें मतलब अब चेकअप कराना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसर डेवलप्ड हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और प्रॉब्लम है। तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब इसके रोग का पता कैसे चलता है? डॉक्टर एलपीआर की पहचान करने के लिए विभिन्न परीक्षण कर सकते हैं, या स्थिति आमतौर पर ईएनटी डॉक्टर द्वारा पहचानी जाती है। इस रोग की पहचान करने के एक सामान्य तरीका एक लचीली ट्यूब को कैमरे, मतलब वही है कि आप अब सबसे पहले तो ईएनटी वाले से ही टकराते हैं पेशेंट को, जाता है कि सर खाना खा रहे हैं तो अटकने लग गया है, पानी खा रहे हैं तो लगता है जाके। तो सबसे पहले तो आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपनी एंडोस्कोपी करवाएं। एंडोस्कोपी इस वजह से भी जरूरी है कि कहीं कोई रिफ्लक्स की वजह से छाला तो नहीं हो गया है, कहीं कहीं रास्ता छोटा तो नहीं होने लग गया है। कभी कभार इरोजन्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जो है ना जीआरडी होता है, तो ऊपर छाले इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो इरोजन्स मतलब एक तरीके से पूरी खाल ही छिल जाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो खाना लगता है जाके, जैसे ही खाना खाया, सॉलिड फूड खाया, चाहे पानी भी पिया, वो तुरंत जाके लगेगा। तो इन चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले आप जांच करानी है। और जो जो सबसे जरूरी जांच है, बिना अंदर जाए हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है। तो एंडोस्कोपी सबसे पहली मस्ट जांच जो बनी है आपके लिए, वो है एंडोस्कोपी। उसके कैमरे के थ्रू हम जाके अंदर जांच कर सकते हैं कि छोटे मोटे छाले ही हैं या बड़ा इरोजन हो गया है, या उसने कहीं कैंसर का रूप तो नहीं ले लिया है। शुरुआती पकड़ जाएंगे, अगर बीमारी पकड़ती है ना, तो इलाज भी बहुत आसानी से हो सकता है। अब जब किसी को पता चल गया है कि उसे इसोफेगियल रिफ्लक्स है या लेरिंजियोफेग, उपचारों के साथ 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 दवाओं का भी सेवन करना चाहिए। कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं जिनमें शामिल है जो पेट का अम्ल बनने से रोकती हैं, और वे जो अम्ल को भोजन नली में वापस आने से रोकती है। इन दवाओं के अलावा एलपीआर के इलाज के लिए अन्य प्राकृतिक तरीके, तो उनका सेवन कम या पूरी तरह से बंद करना महत्वपूर्ण है। पूरे दिन में भरपूर पानी पीना चाहिए। तनाव कम करने के लिए प्रयास करें कि कुछ तनाव प्रबंध अभ्यास करें। दिन में छोटे छोटे भोजन लें। वही है कि इनका सबसे मेन जरूरी काम क्या है ना, कि आप मील्स को डिवाइड करना। बेस्ट तरीका होता है एक रिफ्लक्स को रोकने का, एक एसिड बनने को रोकने का, कि आप अगर 3 बार खा रहे हैं तो उसको डिवाइड करके 6 बार में कर रहे हैं। और छोटी छोटी फ्रिक्वेंट मील लेने से आपका जो एसिड बनना है वो बंद हो जाएगा। आप हर 2-3 घंटे पे आप मतलब एसिड बनने ही ना दें, खाली पेट हो जाएगा 3 से 4 घंटे में, फिर वो खाना इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो आप कोशिश करें कि हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ लेते रहें, और हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ लेंगे, फ्रीक्वेंट मील्स और छोटी मील्स लेंगे और हेल्दी फूड लेंगे, तो कभी गैस बनेगी नहीं। जब गैस ही नहीं बनेगी तो रिफ्लक्स नहीं होगा। तो ये एक मेन जो काम है, वो सबसे पहले यही कर सकता है आदमी बिना दवाई के। बाकी तो फिर एंटासिड्स तो आते ही हैं, उनका तो रोल होता ही है। और हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। कभी घर पे खुद से इलाज ना करें, कभी खुद से कुछ प्रोडिक्शन ना करें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सबसे पहले अपने डॉक्टर के नजदीकी डॉक्टर के पास जाके सलाह लें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है सर, इसमें क्या बेस्ट हो सकता है। धन्यवाद।